दोस्तों नमस्कार। भारतीय इतिहास के आधुनिक खंड से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट की कुछ क्वेश्चन को लेकर बात किया जाएगा, आपसे शेयर किया जाएगा और आपसे डिस्कशन भी होगी। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ क्वेश्चन, अधिक क्वेश्चन नहीं है। और जो नेक्स्ट जो आने वाली एग्ज़ाम है यानी बिहार शिक्षक का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम है, इस परीक्षा में विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र किया गया है, सिलेबस में दिया गया है। चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या फिर हायर लेवल यानी और 11-12 का भी एग्ज़ाम, वहाँ पर भी सारा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसका सारे क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए इसको आत्मसात करने का। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की, ठीक है। तो किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, ये वाली पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। यहाँ पर कुछ ने सिर्फ ईस्वी दे रखा हुआ है, तो याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन 1906 बनारस अधिवेशन 1905, 6 नहीं 1905 की बात है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु भी थे। तो इसने बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुई थी, उस समय बनारस में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ठीक है। क्वेश्चन यही था, तो आपका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, 1905 बनारस अधिवेशन, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 1906 में किसने अध्यक्षता किए थे कलकत्ता में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंसर होगा वो तो मैं बता ही दूंगा कि आंसर क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए थे, ठीक है। कब कब किए थे ध्यान रखेंगे, 1886 में पहली बार, फिर 1893 में दूसरी बार और तीसरी बार 1906 में, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी साहब ने। तो ये तीनों बार याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। गोखले साहब को मैंने अभी बताया कि 1905 में किए थे। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता होने के बावजूद भी कभी कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं किए, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक बात तो इतना ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की विभाजन, पहली बार विभाजन जो होती है कांग्रेस का, वो विभाजन होती, ध्यान रखेंगे, 1907 में, ठीक है। पहली बार इसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। और इस समय कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती है। एक धड़ा होती है गरम दल और सेकंड धड़ा होती है नरम दल, यानी 2 दलों में बढ़ती है कांग्रेस। और कांग्रेस की पहली विभाजन है, ये विभाजन 1916 में फिर से एक हो जाता है, यानी दोनों फिर मिल जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों हुई? कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर।
दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई से लेकर 1905 तक, ठीक है, 1905 तक कांग्रेस ने क्या किए, ये सिर्फ आवेदन प्रतिवेदन और संवैधानिक तौर पर सरकार से मांग किया कि मुझे ये चाहिए, मैं गुलाम हूँ, ठीक है, किसी ने मुझे गुलामी के जंजीर बांध के रखा है, वो मुझे क्यों आज़ादी देगा, वो मुझे क्यों कुछ रियायत दिया देंगे। इसी बात को लेकर गरम दल ने बात उठाई 1905 में। फिर यही पहली विभाजन 1906 में होने वाली थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी साहब को बहुत सम्मान दृष्टि से देखा जाता था और 1906 में जब उसकी अध्यक्षता हुई तो विभाजन रुक गया, विभाजन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो ही सूरत अधिवेशन 1907 में होगी, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष करेंगे, उस अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बटेगी, नरम दल और गरम दल में। इसमें हो यूँ रहा था कि कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली था ना, जो उनकी रणनीति था ना, ये गरम दल को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, ठीक है। कांग्रेस का जो आंदोलन का उद्देश्य था, उस उद्देश्य में खरा उतर नहीं रहा था और सरकार रियायत नहीं दे रहा था। कांग्रेस आंदोलन में लोग भागीदार जो थे वो गरम दल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इन्हीं सब कारणों से, यानी उपरोक्त सभी कारणों से कांग्रेस का विभाजन हुई 20वीं सदी की प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, जो अभी मैंने बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ 1907 की सूरत अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ बार बार। इस 1907 में सूरत विभाजन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो सूरत विभाजन का मतलब ही कांग्रेस की पहली विभाजन, जिसमें से गरम दल और नरम दल में विभाजित होगा। विभाजित का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक। इनका कहना था कि मेंढक की तरह अगर साल में एक बार टरटराएं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बम पटकिए, बिना बम पटकने के बावजूद भागने वाले हैं नहीं यहाँ से अंग्रेज। और ये सूरत विभाजन के बाद पहली घटना होगी 1908 में, जिसका खामियाजा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भुगतेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मुजफ्फरपुर बम कांड होगा, जिसमें मारना था कैनेडी को, लेकिन लग जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमदर्द हुआ करते थे, तो किंग्सफोर्ड को मारना था, लेकिन कैनेडी का पत्नी और बच्चे पर लग जाता है बम, तो गलती हो जाता है, जिसमें से प्रफुल्ल चाकी अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, यानी गोली मार लेते हैं, और जो बचते हैं खुदीराम बोस, उसे 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखेंगे 1907 के बाद पहला बम कांड होगा 1908 में, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे तिलक साहब, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था, क्या कारण था, विभाजन होने का वजह क्या था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विभाजन होने की जो वजह थी, वो मुख्य वजह ये था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को लेकर, 1885 से लेकर 1905 तक जो नरमपंथियों की वार्ता करने का जो शैली था, वो चरमपंथी यानी गरम दल कभी भी विश्वास नहीं करता था कि अगर आप इस प्रकार वार्ता करेंगे तो सरकार कभी भी हमें रियायत नहीं देने वाले हैं। तो इनका मेन वजह यही था कि अंग्रेज सरकार से जो बात कर रहे थे नरमपंथी, वार्ता कर रहे थे, इस वार्ता पर गरमपंथियों का विश्वास था ही नहीं, ठीक है, विश्वास था ही नहीं। इस वजह से चाह रहे थे गरमपंथी लोग कि इस प्रकार बात करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसका सही आंसर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले, इसके आंसर जानने से पहले कुछ बात को आप जानिए। याद इस बात का रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1906 को कुछ मुस्लिम शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में
लॉर्ड मिंटो यानी उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाते हैं। तो शिमला जाने के बाद उनसे मिला, यानी लॉर्ड मिंटो से मिले और मिलने के बाद कुछ आश्वासन मिला वहाँ से, और इसके बाद वहाँ से रिटर्न होने के बाद एक डेट और याद रखेंगे, ये डेट है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक हुई ढाका में, जिसे नाम उस बैठक में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक थी। उस बैठक में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किया गया। कब किया गया? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, बैठक किसकी हो रही थी? मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी। उसी बैठक में इस बात की घोषणा किया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर एक मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस मुस्लिम लीग क्या अगर संस्थापक देखा जाए, ठीक है, पहले संस्थापक जान लीजिए। मुस्लिम लीग का जो संस्थापक थे वो नाम याद रखेंगे, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह याद रखेंगे, संस्थापक सलीमुल्लाह थे। लेकिन अगर संस्थापक के नाम अगर देखा जाए तो वो होंगे वकार उल मुल्क, याद रखेंगे, वकार उल मुल्क। ठीक है, मुल्क और आगा खां। ठीक है, आगा खां, वकार उल मुल्क और आगा खां दोनों संस्थापक थे। आगे चल के वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो दिखाई पड़ रहा है, ये अध्यक्ष के तौर पर, प्रथम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी 1908 में, ध्यान रखेंगे, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाएगा जो होगा आगा खां। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर आगा खां। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा। रिपीट इस बात का कर रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाते हैं। शिमला से आने के बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा करते हैं। और ये बैठक नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हो रहा था। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष थे और संस्थापक के तौर पर वकार उल मुल्क एवं आगा खां भी थे। आगे चलकर वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और 1908 में आगा खां को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। ये इतनी सी बातें मुस्लिम लीग के बारे में अगर आप याद रखते हैं तो आपसे मुस्लिम लीग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि निम्न में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द किस मंच से व्यक्त किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रही थी, उस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ठीक है, और इसका एक कथन भी याद रखना है आपको कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर बहुत पहले की बात देखा जाए, यानी कांग्रेस की बात ना किया जाए, बहुत पहले की बात देखा जाए तो बहुत पहले एक बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी का ऑप्शन में नाम है नहीं, तो एक ही नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखेंगे, इन्हीं को आपको टिक करना। अगर कहीं पर दयानंद
दयानंद सरस्वती का नाम दिया रहे स्वराज शब्द को लेकर, तो उनको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? देखिए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, याद रखेंगे लाला लाजपत राय। ठीक है। गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक यहाँ पर गुजरात रत्न का कोई मतलब नहीं है, एकमात्र नाम बचता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इससे दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर लोग जानते थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, एकदम सही है। ठीक है, लिखा था। ठीक है, लिखा था, ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किए, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। और लास्ट में आपका जब तीनों सही है तो कौन सत्य नहीं है? तो सत्य ये नहीं है। ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, ये गलत है। ठीक है, तो वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, या इसे आप उदारवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे वो नाम था लिबरल। ठीक है, LIBERAL, लिबरल पार्टी। ठीक है, या इसे आप हिंदी में उदारवाद के नाम से जानते हैं, उदारवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। ये चुनाव कब लड़े थे? 1892 ईस्वी में लड़े थे और उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य के रूप में चुना गया था। तो याद रखेंगे, इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो सही नहीं है, और इस क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा है कि कौन सही नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी यहाँ भी असत्य चुनना है। ठीक है, वो पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, ये बात सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोपतार का आरंभ किया, ये भी सही है। ठीक है, तो सही क्या नहीं है? ये 4 बार नहीं, ठीक है, 3 बार। ठीक है, कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे या अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका जो कब कब किए थे मैं पहले बता चुका, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। 1886, 1893 और 1906। ठीक है, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नौरोजी साहब ने अध्यक्षता किए। तो यहाँ पर 3 न देकर जो 4 दिया हुआ है यही गलत है, और गलत ही पूछ रहा है, यानी आपका आंसर डी होगा, यानी सही डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में नियुक्त हुए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मैंने कितने बार बता चुका हूँ, स्रोत अधिवेशन 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 धड़ों में बट गया, एक होगा उदारवादी और दूसरा होगा उग्रवादी, या नरम दल या गरम दल में बट गया कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने की प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ठीक है, कौन सा नहीं था? पहले ये समझिए कौन कौन था, पहले ये जानना है कौन कौन था। तो जो था वो यहाँ पर देखिए, स्वदेशी एक है, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, और इसके बाद यहाँ पर बहिष्कार भी है, और एक था स्वशासन। ठीक है, स्वशासन,
यहाँ पर स्वराज स्वदेशी है, स्वशासन, राष्ट्र शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 संकल्प था जो 1906 में पारित किया गया था। और इसी संकल्प को फिर से 1907 में लागू करने की बात चल रही थी, जिसमें नरम दल नहीं चाह रहे थे कि इसको लागू किया जाए। इन्हीं रस्साकसी में पहली बार कांग्रेस विभाजन हो गया 1907 में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं था, तो बंगाल विभाजन रद्द करना ये नहीं था। तो यानी आपका ऑप्शन डी सही है। जो 4 संकल्प था वो है स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, बहिष्कार और स्वशासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था? तो यहाँ पर आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्रथम अध्यक्ष के तौर पर वकार उल मुल्क को जरूर नामित किया गया थे भी, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर 1908 में आगा खां को चुन लिया गया था। ठीक है, चुन लिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, आगा खां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कराची में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा, इसमें आप पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद हम लोग इस पर विचार करते हैं। सही नहीं है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ठीक है, नेताओं में से थे। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ठीक है, यही तो है कि विरोध नहीं किया था इसने। ठीक है, विरोध मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, यही कथन सही नहीं है। ठीक है, तो प्रबल विरोध किया ऐसा बात नहीं था कि प्रबल विरोध किया था, विरोध इसने नहीं किया था। तो आपका यही सी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। बाकी ऑप्शन सारा, ठीक है, मतलब कहने मतलब सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के अनुसार में आपका सी सही होगा, यानी पूछ रहा है आपको कौन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो सी ऑप्शन जो है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचक समूह का बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। नहीं, विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी? ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को लेकर कि प्रार्थना यही किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। ठीक है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में यही चीज़ें था, प्रबल विरोध ने भी समर्थन किया गया था। और यही 1909 के अधिनियम मोर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया। और बड़ा अच्छा बात कहा भी गया था कि मैं ऐसे नाक का दांत बोने जा रहा हूँ जिसका अंतिम परिणति भीषण ही होगा। ठीक है, तो मुसलमानों का पृथक निर्वाचक क्षेत्र देने के बाद मुसलमान वर्गों ने पाकिस्तान की मांग शुरू कर देती है। और भीषण होने की मतलब यही है कि देश जब आज़ाद हुआ तो भारत 2 भागों में बट गया। एक खुद भारत अपने पास रहा और एक दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना हुई, तो किसके नेतृत्व में ये लंदन में एक शाखा स्थापना हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे जो लंदन में शाखा स्थापना हुई थी 1908 में, वो अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में एक मुस्लिम लीग का शाखा स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ ने हर समय कोशिश किया कि फूट डालो और राज करो। ठीक है,
तो फूट डालो राज करो की नीति में अगर हिंदू वर्ग को वो खुश नहीं कर पा रहे हैं या खुश नहीं रख पा रहे हैं तो किसी एक वर्ग को खुश रखना था। तो हिंदू वर्ग के बाद दूसरा वर्ग जो था, जो सबसे बड़ा एक जनसंख्या थी उनका, वो है मुसलमान वर्ग। ठीक है, तो W हंटर की एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है द इंडियन मुसलमान, याद रखेंगे द इंडियन, ठीक है, इंडियन मुसलमान, ठीक है, मुसलमान। इस पुस्तक में W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, तो अंग्रेज बड़ा चालाक व्यक्ति थे, किसी एक वर्ग को दुखी करके दूसरे वर्ग को खुश करते थे। ठीक है, और मुसलमानों को खुश रखा। मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? मैंने अभी बोला कि ये 1909 में, जिसे आप मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस मोर्ले मिंटो सुधार में कुछ बात याद रखें ना रखें, बस इतना याद रखिएगा, इसी सुधार के अंतर्गत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया। और बड़ा अच्छा मोर्ले ने मिंटो से कहता है कि मैं ऐसे नाक की दांत बोने जा रहा हूँ जिसका अंतिम परिणति भीषण ही होगा। ठीक है, और भीषण क्या हुआ? भारत 2 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था थी? ठीक है, तो किस बात की व्यवस्था थी? सबसे बड़ी बात है, तो बात की व्यवस्था क्या थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, खासकर किसको? मुसलमान को दिया गया। ठीक है, यानी मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट करेंगे। यही है आपका पृथक निर्वाचक क्षेत्र की कहानी। यहाँ पर द्वैध शासन की बात कर रहा है। द्वैध शासन ध्यान रखेंगे, ये 1919 की बात है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में मिल गया, द्वैध शासन से अलग कर दिया गया। संघीय व्यवस्था भी 1935 का ही अधिनियम की बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था भी 1935, प्रांतीय स्वायत्तता भी 1935, द्वैध शासन की जहाँ तक बात है, प्रांतम द्वैध शासन 1919 और केंद्र में द्वैध शासन 1935। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका आंसर होगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश को विभाजन करवाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश की विभाजन के लिए मोर्ले मिंटो सुधार एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भूमिका निभाया। तो उसी भूमिका की बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों का विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और उस निर्वाचन क्षेत्र में ये कहा हो गया कि मुसलमान ही प्रातिनिधिक तौर पर खड़े होंगे, यानी वोट करने का मतलब है जो भी MP MLA में खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट करेंगे। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, और यही घटना आगे चलकर एक बीजारोपण 1909 में होती है और उसी बीजारोपण का पौधा बड़ा होता है 1947 में और भारत 2 टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अंतर देश का विभाजन कराया था वो है 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक या निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, यही आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो देश विभाजन करने में मोर्ले मिंटो सुधार एक अहम भूमिका अदा किया और फिर बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया था। ये तो छोटा मोटा एक वीडियो था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ फैक्ट था, कुछ मोर्ले मिंटो सुधार, कुछ मुस्लिम लीग से संबंधित था। तो चलिए आप इसको सही से देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।